हेलो बच्चों, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून एंड नमस्कार आप सभी को। क्या हाल चाल? जल्दी जल्दी बताओ, कैसे हो आप सब? और रेडी हो क्या हमारे इस अभियान के लिए, जो हमारा अभियान हमने शुरू किया है CSEET को क्रैक करने का? आपके CSEET के क्रैक करने में हमारा 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 योगदान है ये पीछे जो हम कर रहे हैं। तो बच्चों, क्या आप रेडी हो? आई होप आप सब एकदम बढ़िया रेडी होकर आए हो और आप सबको CSEET क्रैक करना है, CSEET विद गुड मार्क्स क्रैक करना है, ऑल इंडिया जैसे टॉपर बनने हैं। तो आपके लिए ये जो हम लेकर आए हैं ये है वरदान। चलें शुरू करें? यस सर। सर क्या पढ़ेंगे, क्या क्या होने वाला है ये बताओ ना मेरे बेटा। हम ना वन शॉट एक बार में पूरा का पूरा चैप्टर जितना समय लगेगा लगाएंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करके उठेंगे। सर कंप्लीट क्या पढ़ेंगे बेटा? हम इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फर्स्ट चैप्टर है आज उसको देखने वाले हैं। सर फर्स्ट चैप्टर का नाम बताओ ना मेरे बेटा। फर्स्ट चैप्टर का नाम है बेसिक्स ऑफ डिमांड, जिसमें पहली बात डिमांड की है, सबसे बड़ा पार्ट डिमांड में ही डिमांड का ही है इसका बेटा। दूसरा सप्लाई एंड तीसरा मार्केट कंपटीशन के टाइप्स फॉर्म्स। ये तीन चीजें हैं और ये चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा। अच्छा चैप्टर है, अच्छी वेटेज है, बहुत हैवी वेटेज है, इसे हमारे को अच्छे से कवर करके चलना है। ठीक है सर। सर जहां से आज आप पढ़ाओगे क्या वो नोट्स कहीं मिलेंगे? अरे मेरे बेटा काहे नहीं मिलेंगे, चैप्टर के सारे पार्ट्स कवर करेंगे। और नोट्स कहाँ मिलेंगे? तो बेटा आपको इस बैच में एनरोल होना है, जो कि वन शॉट का बैच है, बेसिकली फ्री है, कुछ इसमें आपको चार्जेस नहीं देने। यहाँ पे जाकर आपको नोट्स आराम से मिल जाएंगे। अभियान बैच अक्टूबर 2026 के। बोलो सर क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। अब मैं शुरू करता हूं। सर हम जीरो से पढ़ेंगे, लेकिन हमारी एनर्जी मेन उस पे लगाएंगे जो पेपर के लिए काम का ज्यादा है, और जो पेपर के लिए काम का कम है उस पे एनर्जी कम लगाएंगे, है ना? चलो शुरू करते हैं। सर इकोनॉमिक्स वर्ड का जन्म कहां से हुआ था? बेटा इकोनॉमिक्स वर्ड का जन्म एक ग्रीक वर्ड से हुआ था जिसका नाम था ओइकोनोमिया। ये मत सोचना मेरी जबान फिसल गई। हाँ वर्ड ही यही है, ओइकोनोमिया। ठीक है, यहां से इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ था, जो दो हिस्सों में बटा था। एक ओइकोस जिसका मतलब होता है घर, हाउस, और नोमोस जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड्स, मतलब उन लोगों का मैनेजमेंट, हाउस होल्ड्स लोगों का मैनेजमेंट को ही इकोनॉमिक्स कहा जाता था उस टाइम पे, है ना? मतलब जब इकोनॉमिक्स था भी नहीं, बस ये वर्ड आया था, तो उस टाइम से ये वर्ड रिलेट करता है। और फिर धीरे धीरे इकोनॉमिक्स वर्ड ने बहुत रफ्तार पकड़ी और आज के जमाने में तो इसे बहुत बड़े लेवल पे जाना जाता है। ठीक है, फिर अगर मैं करंट बात करूं तो बेटा आज के जमाने में इकोनॉमिक्स में दो मेन चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक चॉइस और दूसरी स्कैरसिटी। हमें क्या चाहिए, हमारी चॉइस, हमारे सामने जो ऑप्शन है, बट एक दिक्कत है, हमारे पास जो रिसोर्सेज है, पैसा है, वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड है? लिमिटेड है। रिसोर्सेज लिमिटेड है और हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स भी अराइज हो जाती हैं। ठीक है, तो उन सबको नहीं देखेंगे, हम सीधा चार लोगों की बातें करते हैं बेटा। मैं ना आपको इसे एकदम शॉर्ट में पढ़ाऊंगा। चार लोग ये रहे सर। चार लोग में पहला है सर एडम स्मिथ, दूसरा है सर अल्फ्रेड मार्शल, तीसरा है सर रॉबिन्स, है ना, तीनों ही इकोनॉमिस्ट है बेटा, और चौथे हैं सैमुअलसन। इन सारे लोगों ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन प्रिस्क्राइब करी, है ना, इकोनॉमिक्स की। सबकी अलग अलग डेफिनेशन के नाम है। लाइक एडम स्मिथ ने वेल्थ डेफिनेशन दिया, अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर डेफिनेशन दिया, रॉबिन्स ने स्कैरसिटी डेफिनेशन दिया, और सैमुअलसन ने ग्रोथ डेफिनेशन दिया। सही, सारे के सारे कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हैं और कुछ कुछ अलग भी हैं। तो सब में क्या क्या कीवर्ड से आओ उसको देखते हैं। बेसिकली बेटा ये ना बहुत बेसिक लेवल का है, डिमांड तो अभी आया ही नहीं। शुरुआत में जब आप बुक देखोगे तो बहुत बेसिक है, जिसमें मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ भी दे रखा है। वो बहुत बेसिक लेवल का है। हम डिमांड जो मेन पार्ट है उस पर बहुत ज्यादा समय लगाएंगे, क्योंकि वहां से हैवी क्वेश्चंस बनना निश्चित है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। ठीक है, तो पहले इसे खत्म कर लेते हैं एक बार। सर एडम स्मिथ की वेल्थ डेफिनेशन में मेन फोकस किस पे था? तो सर इकोनॉमिक्स उनके हिसाब से, इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द वेल्थ एंड रिचनेस। भाई इनकी डेफिनेशन का मेन वर्ड ही था वेल्थ, तो इनके हिसाब से इकोनॉमिक्स वेल्थ और रिचनेस से रिलेट करती है, ठीक है, किसी देश के। इट इन्वॉल्व्स, इनके हिसाब से
इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंजम्पशन होता है। प्रोडक्शन मतलब गुड्स एंड सर्विस बन रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उनको बांटा जा रहा है, इनकम का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, देन फाइनली कंज्यूमर लोग कंजम्पशन कर रहे हैं। फिजिकल वेल्थ क्रिएशन एंड इट कॉजेज, इन्होंने फोकस करा कि फिजिकली कैसे वेल्थ बढ़ाई जा सकती है और वो किस किस कारणों से बढ़ाई जा सकती है, उन चीजों पे हमारे एडम स्मिथ जी का फोकस था। इन शॉर्ट, वेल्थ एंड रिचनेस को प्रमोट करने के लिए, ग्रो करने के लिए एडम स्मिथ जी ने जो डेफिनेशन बोली उसको हम कहते हैं वेल्थ डेफिनेशन। ठीक है। दूसरा, जो हमारे अल्फ्रेड मार्शल थे, उन्होंने वेलफेयर डेफिनेशन बोला। उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स का कंसर्न है विद द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स, लोगों के भले से, लोगों के वेलफेयर से रिलेट करती है इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से। ह्यूमन एक्टिविटी विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स वेलफेयर, हर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, हर वो ह्यूमन एक्टिविटी जिससे वेलफेयर मिलता है वो इकोनॉमिक्स है, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है। इंडिविजुअल इनकम अर्न्स टू गेन मोर वेलफेयर, हम लोग पैसा कमाते हैं, भाई बात तो एकदम सही है, हम लोग जो भी पैसा कमाते हैं विद एक ही तो ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारा उद्धार हो जाए, हमारा वेलफेयर हो जाए। तो अल्फ्रेड मार्शल की ये लाइन तो सीधा दिल में लगी। क्या बात लगी कि भाई हम लोग पैसा कमा रहे फॉर वेलफेयर ना। बात तो इनकी भी सही थी, अमीर होने के लिए, बात इनकी भी सही है वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए, बात तो सर चारों की ही सही है। यस सर। सर अगला बंदे रॉबिन्स, इनकी डेफिनेशन में मेन वर्ड था स्कैर्सिटी। इन्होंने बोला जो रिसोर्सेज है वो काफी कम है, और बात इनकी भी सही थी, दमदार थी। कहता है इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विद रिस्पेक्ट टू स्कैर्स रिसोर्सेज, स्कैर मतलब बेटा वो रिसोर्सेज जिनकी कमी है। रिसोर्सेज, स्कैर्सिटी वर्ड का मतलब क्या होता है सर? इस वर्ड का मतलब होता है रिसोर्सेज की कमी है बालक, रिसोर्सेज की कमी है। तो उन्होंने बोला इकोनॉमिक्स बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग विद रिस्पेक्ट टू स्कैर्स रिसोर्सेज या लिमिटेड रिसोर्सेज, हम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कैसे बिहेव करते हैं, क्या हम उसे ज्यादा खर्च करते हैं, हम उसे कम खर्च करते हैं, कंजूसी से खर्च करते हैं, व्हाट वी डू विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, हम उन्हें कैसे टैकल करते हैं। जैसे भाई मान के चलो मेरे पास ये हरी हरी पत्ती है, दिख रही है, ये असली है ना, इसमें गांधी जी भी असली है। तो ये जो 500 का नोट है ये मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, एक ही है। अब मैं इस एक 500 के नोट को कैसे यूज करूं, क्या करूं इसका, कहां उड़ाऊं, कहां खाऊं, कहां पीऊं, क्या खरीदूं क्या ना खरीदूं, भाई यही है। रॉबिन्स जी यही कहते हैं, मैं क्या करूंगा इस 500 रुपए का। देयरफॉर रिसोर्सेज आर स्कैर्स, रिसोर्सेज की कमी है, इसलिए देयरफॉर दीज शुड बी एफिशिएंसी इन इट्स यूज, मतलब हम जब इसे यूज करें तो उसमें एफिशिएंसी होनी चाहिए, सोच समझ के खर्च करने चाहिए, ऐसे हवा में पैसा उड़ाना नहीं है, सोच समझ के खर्चा करना है अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। रिसोर्सेज है मल्टीपल यूजेस, बेस्ट अल्टरनेटिव टू बी सेलेक्टेड, इनका कहना था रिसोर्सेज के बहुत सारे यूज होते हैं भाई, जैसे मेरे 500 रुपए, इससे मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, तो मेरे को वो वाली चीज में पैसा लगाना है जो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। तो भाई बात इनकी भी सही थी। इन्होंने वेल्थ बढ़ाने के बारे में बोला, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन। इन्होंने हमारे वेलफेयर को बढ़ने के लिए बोला कि ह्यूमन लोग पैसा कमाते हैं वेलफेयर के लिए, और इन्होंने बोला हम लोग हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को ऐसे यूज करते हैं ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी हासिल हो सके, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल हो सके, है ना, बात इनकी भी सही थी। एंड फाइनली सैमुअल्सन आए, इन्होंने ग्रोथ डेफिनेशन दिया। इनके हिसाब से हाउ सोसाइटी अपने पैसे को, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज करती है टू अचीव ग्रोथ को हासिल करने के लिए। इन्होंने प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन का सहारा लिया। जस्ट भाई देखो, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन तो हर किसी में होने वाला है, क्योंकि बिना उसके पैसा कमाया ही नहीं जा सकता। पैसे की बात तो सब में है ना, पैसे की बात सब में है, तो पैसे की बात तो आएगी आएगी। ठीक है। इन्होंने बोला बेस्ट अल्टरनेटिव, बेस्ट यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज होगी तो ग्रोथ होगा। बात तो इनकी कहीं ना कहीं इसी से रिलेट कर रही है। अगर मेरे रिसोर्सेज में बेस्ट तरीके से यूज करूंगा, मेरे रिसोर्सेज का, स्केर्स रिसोर्सेज का बेस्ट यूज होएगा, तो जाहिर सी बात है भाई ग्रोथ होएगा। बस इन्होंने, इनमें एक कमी थी कि इन्होंने रिसोर्सेज को यूज करने के बारे में बोला, और इन्होंने बोला रिसोर्सेज को यूज करेंगे लेकिन ग्रोथ हासिल करने के लिए एक नया वर्ड जोड़ दिया, ग्रोथ। ठीक है, बढ़िया डेफिनेशन बना दी। आगे ग्रोथ दो चीजों से होगा, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा और कंजम्पशन बढ़ेगा। तो इन शॉर्ट बेटा बहुत रटना नहीं है, हर जो ये इकोनॉमिक्स से इनकी मीनिंग समझनी है, और इसी को यूज करके फिर हमारे को आंसर फ्रेम करना है इफ इस पे क्वेश्चन आता है।
चांसेस हैं, हाँ चांसेस हैं, चारों ही लोग थोड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, इकोनॉमिक्स में इनका काफी महत्व होता है, तो ठीक है चारों ही अपने काम के, चारों को हमने खत्म करा। हमारा सबसे पहले आए एडम स्मिथ जी, फिर अल्फ्रेड मार्शल जी, फिर रॉबिन्स अंकल जी और फिर सैमुअल्सन अंकल जी, चारों ने अपनी अलग अलग डेफिनेशनें दी हैं। डन, क्या ये काम का है? यस सर, ये काम का है, बढ़िया काम का है सर। क्या देखो मेरा मकसद क्या है अभी मैं आपको बताता हूं सर। अभी मेरा मकसद ये है एक बार में पूरा का पूरा चैप्टर यहां से निकल जाए, दिमाग में, दिमाग के अंदर से निकल जाए, आंखों के सामने से निकले और दिमाग खोपड़ी में इधर से घुसे और इधर से निकले नहीं, अंदर रह जाए ये मेरा मकसद है, तो इसके लिए अपन पढ़ रहे हैं। तो आपका भी मकसद ये होना चाहिए, अच्छे से पढ़ो बेटा। CSEE में इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का पेपर एकदम मस्त आएगा, आपको नंबर भी मस्त लाने हैं। मस्त मतलब बहुत आसान, एकदम स्वाहा, मतलब हलवा, मजा आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा, यू विल एंजॉय द पेपर। 3 घंटे में आपको लगेगा वाह सर मजा आ गया, ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे। और पढ़ने का समय अभी है, अभी अपन पढ़ रहे हैं। चलो सर जी आगे क्या है बेटा, आगे नाउ फाइनली हम डिमांड की बातें करेंगे। अब एक एक करके टॉपिक आता जाएगा, आपको बहुत सारे टॉपिक याद आ जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक मैं और समझा दूंगा, धीरे धीरे करके चैप्टर ओवर हो जाएगा। सर डिमांड क्या होता है? सर डिमांड का मतलब होता है मेरे अंदर की डिजायर, किसी चीज को खरीदने की, मेरा मन है एक गाड़ी हो जाए, है ना, एक गाड़ी खरीदने का मेरा मन है और मेरी जेब में पैसा भी है, तो बोलेंगे डिमांड हो गई, हाँ हो गई। कहता है डिमांड इज एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल जहां पे कंज्यूमर्स की डिजायर, डिजायर मतलब मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर, अरे नहीं बेटा, डिजायर मतलब विलिंगनेस, हमारी विलिंगनेस, किस चीज की विलिंगनेस? बल्ले बल्ले नाचने की नहीं, विलिंगनेस टू परचेज, हम परचेज करना चाहते हैं, गुड्स वा एंड सर्विस वा एंड विलिंग टू पे, और मैं पैसे भी देना चाहता हूं फॉर दैट गुड्स एंड सर्विस। तो मेरे अंदर दो विलिंगनेस है, एक सामान खरीदने की, दूसरा मैं पैसा भी देने के लिए रेडी हूं। तो अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं तो बोला जाएगा मैंने क्या कर दी? डिमांड। ओके, इकोनॉमी चलाते हैं भाई, डिमांड और सप्लाई, इकोनॉमी रन करते हैं। अगर डिमांड और सप्लाई का पहिया पंचर हो गया दिक्कत हो जाएगी लाला, तो ध्यान रखना डिमांड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो सर, अब डिमांड के अंदर एक टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है, सीधा मैं मुद्दे पे आता हूं बेटा, है ना, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा, लाइन टू लाइन नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपको याद आ जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड कहता है सर, क्या कहता है सर? सर ये कहता है जो डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स है, मैं यहां एग्जांपल के तौर पे लिखता हूं, डिमांड के डिटरमिनेंट्स कौन कौन से हैं सर? बेटा बहुत सारे हैं। ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, याद आया? सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री आता है इसके अंदर बेटा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सर इनकम, सर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सर और भी बहुत सारे पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, पॉपुलेशन, है ना, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है, सर सुनो ध्यान से, लॉ ऑफ डिमांड कहता है इन सारे फैक्टर्स को तो रख दो कांस्टेंट, इन सारे फैक्टर्स को तो रख दो कांस्टेंट, ये जितने भी फैक्टर्स है इन्हें बनाओ कांस्टेंट, इन्हें बनाओ कांस्टेंट, ठीक है। और कांस्टेंट को आप कांस्टेंट मत बोलो, कांस्टेंट को कांस्टेंट ना बोलो, इसे बोलो सिट्रस पेरिबस। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता हुंदा सी कि अदर फैक्टर्स को रखो कांस्टेंट, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो जो ओन प्राइस है और जो क्वांटिटी डिमांडेड है, जो ओन प्राइस है और जो क्वांटिटी डिमांडेड है, इसमें आपको, इन दोनों में आपको देखने को मिलेगा एक 36 का आंकड़ा। हाँ, बस पेपर में 36 का आंकड़ा नहीं लिखना मेरे बालक, पेपर में लिखना सर इनमें इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स का मतलब क्या हुआ? इनवर्स का मतलब हुआ बेटा, जब ओन प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगा,
और जब ओन प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। दिस रिलेशन, दिस इनवर्स रिलेशन इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड। इसी को लॉ ऑफ डिमांड कहा गया है शास्त्रों में। शास्त्रों में मतलब हमारी बुकों में, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है बेटा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इसे हम कहते हैं बेटा सिट्रस पेरियस। बस मैं एक बार आपको रीड करवा रहा हूं, आगे मैं इतना रीड नहीं करवाऊंगा, समझना मेन फोकस पे रखना है ना, अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करेगी। तो कहता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, अगर प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, और अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी, डिक्लाइन करेगा। इट मींस एक इनवर्स रिलेशनशिप है। इस इनवर्स रिलेशनशिप को प्राइस के बीच में और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में ही हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, क्वांटिटी डिमांडेड विल बी मोर एट अ लोअर प्राइस। अपन ज्यादा खरीदेंगे जब प्राइस क्या होएगा, लोअर। तो सिंपल सा नियम है, हम इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। जस्ट इसी के जैसा लॉ ऑफ सप्लाई भी आएगा मेरे बेटा, ध्यान रखना है उसको, ठीक है सर। आएगा जब देखेंगे, वहां पॉजिटिव रिलेशन होगा। ये क्या है सर बेटा, ये दिखा रहा है डिमांड फॉर गुड एक्स का फंक्शन है। फंक्शन का मतलब होता है बेटा मैथमेटिक्स में रिलेशनशिप है प्राइस ऑफ गुड एक्स के साथ। और हमारे को तो रिलेशनशिप भी पता है, हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन। अरे नहीं सर, इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स मतलब, इनवर्स मतलब बेटा 36 का आंकड़ा है। 36 का आंकड़ा मतलब नेगेटिव रिलेशन है सर, नेगेटिव। एक बढ़ेगा तो दूसरा गिरेगा, एक गिरेगा तो दूसरा बढ़ेगा, जस्ट लाइक, बस खत्म। सर इसकी कुछ अजम्पशंस हैं क्या? लॉ, ये बेटा टेबल दे रखा है, जैसे प्राइस गिर रही है, जैसे प्राइस गिर रही है, वही से क्वांटिटी बढ़ रही है। दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। क्या है ये? कुछ नहीं है, ये खत्म पड़ा एग्जाम्पल है ये। सर ये इसका डायग्राम है बेटा, अपन सबको बचपन से पता है डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और कोई आपसे पूछे क्यों, तो उसे खींच के आंसर देना। क्या बोलना? उसे बोलना अरे भाई ओन प्राइस में एंड क्वांटिटी डिमांडेड में होता है इनवर्स रिलेशन, देयरफॉर इनवर्स रिलेशन की वजह से ही डिमांड बेचारा हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। दिस इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, इसे हम कहते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। सप्लाई कुछ ऐसा बनेगा, जब बनेगा जब देखेंगे, वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन ये हमारा अपवर्ड स्लोपिंग नहीं है, ये होता है हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग। राइट राइट सर। चलो आगे बेटा, अजम्पशंस होती हैं। अब ना इसमें ना एक टॉपिक आएगा एक्सेप्शन और एक अजम्पशन। अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अजम्पशन तो ये शुरू होते ही खत्म हो जाएगी। अजम्पशन बस एक है, सारे अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट मानना है, सिट्रस पेरिबस। सारे अदर फैक्टर्स को सिट्रस पेरिबस मानना है। तो आओ शुरू करते हैं। क्या रहा है? अदर थिंग्स को इक्वल मानना है। कौन कौन से हैं वो वर्ड्स देखते हैं। सर अपन मानेंगे, अज्यूम करेंगे कि कंज्यूमर की इनकम नो चेंज, कंज्यूमर की प्रेफरेंस नो चेंज, फैशन नो चेंज, रिलेटेड गुड का प्राइस नो चेंज, कोई फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन चेंज की नो, एज में कोई चेंज आ रहा है, मार्केट में सेक्स रेशियो पॉपुलेशन चेंज हो रही है नो, क्या कोई गुड्स एंड गुड्स की अवेलेबिलिटी चेंज हो रही है नो, क्या इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है नो, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है नो। मजा आ रहा है ना? नो नो नो। जितने फैक्टर है, इसके अलावा बेटा वेदर कंडीशन, मौसम, मौसम के हिसाब से भी डिमांड चेंज होती है, मैं मानता हूं, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड कहता है नहीं भाई कांस्टेंट रखो। रियलिटी में ये सब चेंज होता है जो हमारे पीछे लिखा हुआ है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के लिए हमारे को ये सारे फैक्टर्स को क्या रखना होता है सर? ये सब रहता है कांस्टेंट। खत्म। तो सर चैप्टर क्या पढ़ा रहे हो मेरे बेटा? चैप्टर एकदम मामूली सा है बट हैवी है, नंबर है इसमें, काफी नंबर मिलेंगे आपको। सबसे पहले हमने वो 4 व्यक्तियों के नाम पढ़े, मुझे पता है आप लोगों ने याद कर लिए हैं। सर एडम स्मिथ, सर अल्फ्रेड मार्शल, सर रॉबिन्स और सर सैमुअलसन। अलग अलग लोग अलग अलग वर्ड पे फोकस करके अपनी गाथा गा रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद सर हमने डिमांड पढ़ा, फिर डिमांड की मीनिंग पढ़ी, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, और लॉ ऑफ डिमांड की अभी क्या देखी हमने? अजम्पशंस, है ना। डायग्राम देखा, टेबल देखा। डायग्राम में इतना ध्यान रखना होता है कि डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग सर। ओके सर, एक्सेप्शन
बेटा सारी एक्सेप्शन को समझेंगे, सारी एक्सेप्शन हमारे को समझ में आनी चाहिए, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके राइट सर, चलो ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से। सबसे पहला गिवन गुड्स, बेटा गिवन गुड्स की सबसे पहली और खास लाइन तो यही है कि दीज आर, कलर दिख रहा है ना, दीज आर इंफीरियर गुड्स, ये एक तरीके के इंफीरियर गुड्स होते हैं। इंफीरियर गुड्स मतलब बेटा लो क्वालिटी एंड लो प्राइस्ड गुड्स, ये थोड़े से सस्ती क्वालिटी के और थोड़े लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहां पे ना हमारा नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। नेगेटिव इनकम इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि सर, इस कॉन्सेप्ट को जन्म देने वाले इंसान का नाम था सर रॉबर्ट गिफन, ठीक है। नेगेटिव इनकम इफेक्ट का मतलब ये हुआ जब किसी चीज का प्राइस गिरेगा या जब किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा, तो बेचारा, ये जो टॉपिक है ना गिफन गुड्स का, ये एक गरीब इंसान पे लगता है, एक पुअर इंसान पे लगता है, पुअर पीपल पे। तो वो जो चीज खाता था, लेट्स से मैं कोई लो क्वालिटी का सामान खाता था और उसका ही प्राइस बढ़ गया, मैं जो लो क्वालिटी का सामान खाता था उसका प्राइस बढ़ गया, लेकिन जो दूसरी चीजें हैं वो मेरे आज भी अफोर्डेबिलिटी के बाहर है, मैं उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मुझे मजबूरी में एसी की डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। समझे मैं क्या कह रहा हूं? हाँ सर, सुनो बेटा ध्यान से। मेरे सामने सर रॉबर्ट गिफन के साथ क्या हुआ था वो रियलिटी बता देता हूं। इनके सामने ना एक गरीब इंसान था जिसके सामने दो ऑप्शन थे खाने के, एक रोटी जिसे अंग्रेज लोग ब्रेड कहते हैं, और दूसरा इसके सामने था मीट। यही था, रियल एग्जांपल यही है बेटा इनका। मतलब जब आप इनके बारे में पढ़ोगे तो आपने ये आपको देखने को मिलेगा ब्रेड और मीट ही मिला था इन्हें, मीट मतलब चिकन वगैरह, ठीक है। हाँ, तो वो गरीब ये खाता था, मीट खाने का उस पर उतना पैसा नहीं था, और दुकान वाले ने रोटी का प्राइस बढ़ा दिया। तो क्या वो अब ये बोलेगा नहीं मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं तो चिकन पे चला जाऊंगा? ना, ये तो उसकी, वो बाय ही नहीं कर सकता, वो तो उसकी अफोर्डेबिलिटी के बाहर था, प्राइस उस तरह पैसा ही नहीं है। मैं ये बोलूं कि ना रोटी महंगी हो गई, चलो मैं पिज्जा खाऊंगा, नहीं बेटा, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो मुझे मजबूरी में प्राइस बढ़ा तो डिमांड बढ़ानी पड़ी। इसी वजह से यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगा। लॉ ऑफ डिमांड लगता अगर प्राइस बढ़ने से डिमांड गिर जाती, लेकिन यहाँ तो प्राइस बढ़ा तो डिमांड बढ़ानी पड़ी, कोई और ऑप्शन नहीं है, गरीब हूं ना मैं, ठीक है। आगे इसके एग्जांपल होते हैं राइस एंड व्हीट, और इसी से बनता है ब्रेड, राइस एंड व्हीट, और इसी का एग्जांपल हो गया हमारा ब्रेड। ओके, यहाँ पे नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। सर दूसरा, आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील। बेटा अगर कुछ चीजें ऐसी होती है जो महंगी होती है, लोग इसलिए खरीदते हैं दिखावे के लिए, सर हवाबाजी, इस पॉइंट को हिंदी में बोल सकते हैं हम हवाबाजी। मुझे एक्सपेंसिव सामान खरीद रहा हूं, प्रेस्टीज सामान खरीद रहा हूं, क्योंकि इनकी स्नॉब अपील है, ये मेरी जरूरतों को नहीं, मेरी बिना मतलब की जरूरतों को फुलफिल कर रहा है। मैं दुनिया में एक्सक्लूसिव दिखना चाहता हूं, चमकना चाहता हूं, भीड़ में मैं अलग नजर आना चाहता हूं, तो अलग नजर आने के लिए मैंने महंगा सामान खरीद लिया, तो महंगा सामान खरीद लिया, प्राइस बढ़ा तो डिमांड कर दी, लॉ ऑफ डिमांड लगाया, फेल फेल, प्राइस बढ़ा तो डिमांड कर दी, मतलब लॉ ऑफ डिमांड फेल। तो स्नॉब अपील के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। देन स्पेकुलेशन। बेटा अगर आपको स्पेकुलेशन करना है, स्पेकुलेशन मतलब एक तरीके से बेटा सट्टेबाजी, है ना। अगर आपको किसी चीज की बढ़ने की उम्मीद है, आप उससे प्रॉफिट कमाना चाहते हो, स्पेकुलेशन कमाना चाहते हो, प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो पॉइंट कहता है कि भाई बढ़ेगा प्राइस तो खरीदो। जैसे स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी का शेयर का प्राइस लगातार बढ़ रहा है और एक कंपनी का लगातार गिर रहा है, तो मुझे उम्मीद है इसका प्राइस और बढ़ेगा, तो मैंने ज्यादा प्राइस पे डिमांड ज्यादा कर दी इस कंपनी के शेयर की, मतलब लॉ ऑफ डिमांड लगाया, फेल फेल, क्योंकि मैं स्पेकुलेशन कर रहा हूं, मुझे सट्टेबाजी करके फ्यूचर में प्रॉफिट कमाना है, तो जिसका प्राइस बढ़ रहा है मैं उसी में पैसा लगाऊंगा क्योंकि उसके और बढ़ने की संभावना है, लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगेगा। सर तीसरा, साइकोलॉजिकल बायसनेस एंड इल्यूजन। कई बार ना हमारे दिमाग में बेटा ये वो होता है, गलत धारणा होती है कि महंगा है तो अच्छा ही होगा। हम ये सोचते हैं कि कोई चीज महंगी है तो अच्छी होगी, तो इस वजह से हम महंगी चीज की डिमांड कर लेते हैं। महंगी चीज की डिमांड कर लेते हैं मतलब प्राइस ज्यादा होता है तो हम लोग गलती से डिमांड क्या कर देते हैं, ज्यादा। प्राइस ज्यादा इसलिए डिमांड ज्यादा हो गई,
लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगा, है ना। कंज्यूमर का साइकोलॉजिकल बायसनेस, मेरे सोचने के तरीके से भी लॉ ऑफ डिमांड अफेक्ट होता है। 4 केस हो गए हैं, गिवन गुड्स, स्नॉब अपील, फिर इस वाले पेज में जो हमने पढ़ना शुरू करा, पहला स्पेकुलेशन सट्टेबाजी, और चौथा हमारी साइकोलॉजिकल बायसनेस। 5वां कहता है सर बस 4 ही है। हाँ सर चलो ठीक है 4 ही है। अगर आपको एक और लिखना है तो आप ये लिख सकते हो बेटा, अगर बाय चांस पेपर में आया नेसेसिटी। बेटा जो नेसेसिटी वाले गुड्स होते हैं, है ना, वहां पे भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता, वहां पे भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूं पानी अगर महंगा हो जाएगा तो पीना छोड़ दोगे क्या? नहीं ना। तो वही कहता है नेसेसरी गुड्स लाइक वाटर, सॉल्ट, मेडिसिन, इन सब पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता मतलब एक्सेप्शन। एक्सेप्शन वर्ड का मतलब क्या था बेटा? एक्सेप्शन वर्ड का मतलब ये था सिचुएशंस where law of demand does not apply। वो सिचुएशन जहां लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता तो वही है एक्सेप्शन। गिवन गुड्स, स्नॉब अपील वाले गुड्स, प्रेस्टीज गुड्स, नेसेसिटी वाले गुड्स, स्पेकुलेशन वाली चीजें, इन सारी जगह पे लॉ ऑफ डिमांड धरा का धरा रह जाता है। वो जो इनवर्स रिलेशन था वो लगता नहीं। चलो सर आगे बेटा, लॉ ऑफ सप्लाई इज जस्ट लाइक लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप कहता था सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रख के। लॉ ऑफ सप्लाई पॉजिटिव रिलेशन बताएगा, डायरेक्ट रिलेशन बताएगा। बट इतना ध्यान रखना, सप्लाई में सप्लायर की बात है, प्रोड्यूसर की बात है। कितना प्रोड्यूसर मार्केट में बेचना चाहता है। डिमांड में मैं कितना खरीदना चाहता था, सप्लाई में मैं कितना बेचना चाहता हूं। मैं कितना बेचना चाहता हूं तो बेटा प्राइस जितना ज्यादा होगा मैं उतना ज्यादा सप्लाई करना चाहूंगा, प्राइस जितना कम होगा मैं सप्लाई उतना कम करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर के दिमाग में हमेशा चलता है प्रॉफिट। प्राइस ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होएगा, तो मैं सप्लाई भी ज्यादा करना चाहूंगा। यही है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है फर्म विल प्रोड्यूस एंड ऑफर टू सेल ग्रेटर क्वांटिटी। मैं ज्यादा क्वांटिटी बेचूंगा एट द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट और सर्विस राइज, अगर उसका प्राइस बढ़ेगा। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये तो हमारे को ध्यान रखना ही है। सारे लॉज में अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट माना जाता है, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट माना जाएगा। सप्लाई के भी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, वो कांस्टेंट रखो, ये हमारी अजम्पशन है। फिर आपको नजर आएगा प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ा देंगे, प्राइस गिरेगा तो सप्लाई गिरा देंगे। तो बेटा पॉजिटिव रिलेशन हो गया है नेगेटिव? सर इसका मतलब ये वो पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। बस ध्यान रखना जो अदर फैक्टर्स हैं लाइक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, लेवल ऑफ कंपटीशन, ये सारे बेटा अलग अलग फैक्टर्स हैं। इन सब में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ये सब रहने चाहिए कांस्टेंट, अदरवाइज लॉ ऑफ सप्लाई नहीं लगेगा। लॉ ऑफ सप्लाई का जो पॉजिटिव रिलेशन है ये इसलिए लग रहा है क्योंकि अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है, इसे कांस्टेंट रखना जरूरी है। ठीक है आगे याद आ रहा है ना बालको? यस सर। हैंस सिट्रस पेरिबस, सिट्रस पेरिबस मतलब सर सिट्रस पेरिबस अभी बताया था आपने। हैंस अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल या सेम या कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स को रखो कांस्टेंट और फिर आपको दिखेगा पॉजिटिव रिलेशन। जब प्राइस बढ़ेगा तो अपन ज्यादा ऑफर करेंगे, जब प्राइस गिरेगा तो अपन कम ऑफर करेंगे। दैट इज इट, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। देन उसके बाद इसकी भी अपनी अजम्पशंस है, राइट सर। जैसे लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशन थी, इसकी भी अजम्पशन है। लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशन और लॉ ऑफ सप्लाई की अजम्पशन अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ पे सर टेक्नोलॉजी मानेंगे कोई चेंज नहीं हुआ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ, मार्केट में फर्म्स कोई चेंज नहीं हुआ, फर्म का गोल चेंज नहीं हुआ, फ्यूचर के प्राइसेस चेंज नहीं हुआ, सब्सिडीज सरकार की टैक्स की पॉलिसी चेंज नहीं हुई, अदर गुड्स का प्राइस चेंज नहीं हुआ। ये सारे कौन से पॉइंट है सर? बेटा ये सारे पॉइंट है हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड सप्लाई, है ना। ये फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सप्लाई को। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई में हमें इन सबको क्या मानना होता है? सिट्रस पेरिबस, मतलब कांस्टेंट मानना जरूरी है। अगर हमने नहीं माना तो लॉ ऑफ सप्लाई लगने वाला नहीं है। जो पॉजिटिव रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्ट नहीं होएगा, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है सर। सर
बेटा ये अजम्पशन का पार्ट नहीं है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस का पार्ट है। इक्विलिब्रियम जब निकलता है जब डिमांड कर्व बोले तो डी और सप्लाई कर्व बोले तो एस इंटरसेक्ट करते हैं, तो वहां पे ये जो प्राइस होता है ये इक्विलिब्रियम है बेटा। इक्विलिब्रियम मतलब जहां डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होते हैं, ये इक्विलिब्रियम है। ये होगा इक्विलिब्रियम प्राइस और ये होगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो कोई पूछे इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी कैसे निकलते हैं, तो बेटा उस पॉइंट पे निकलते हैं जहां डिमांड एंड सप्लाई इज इक्वल टू ईच अदर। तो ये बहुत बेसिक सा पॉइंट था, इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब बहुत ही हलवा था। फिर इक्विलिब्रियम में क्या होता है वो बता रखा है बेटा। नाउ एग्जांपल एक छोटा सा अजम्पशंस का ही पार्ट है ये। चलो भाई, मैंने लास्ट बैच में ये बोला था 100% क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यही था, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का यही था, है और रहेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैं ना आपको इसको प्रॉपर लिख कर बताऊंगा, आप सारा का सारा फोकस रखना सामने, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पक्की बात है? यस सर। चलो सर, सर सुनना ध्यान से। टॉपिक का नाम क्या है सर? बेटा टॉपिक का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। क्या मतलब होता है सर इसका? आओ ना मैं बताता हूँ ना, सारा बताऊंगा। कोई मेरे को कुछ और नहीं करना भाई, सिर्फ पढ़ाना है आज। जितना पढ़ सको उतना पढ़ाना है। कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव स्टडी करना इज द ओनली मोटिव ऑफ दिस लेक्चर। पढ़ लो भाई फटाफट, एग्जीक्यूटिव में मिलेंगे फिर। सर व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस in quantity demanded, responsiveness in quantity demanded due to change in its factors। सर हिंदी में बताता हूं बेटा, ड्यू टू चेंज इन इट्स वेरियस फैक्टर्स। अलग अलग फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से डिमांड में जो चेंज आता है उसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। खत्म। प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में जितना चेंज आता है, इनकम में चेंज आने की वजह से डिमांड में जितना चेंज आता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से डिमांड में चेंज आता है तो जितना चेंज आता है, दैट जितना चेंज इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दिस इज रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब बेटा, रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब हुआ बेटा डिग्री ऑफ चेंज। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब हुआ डिग्री ऑफ चेंज, कितना चेंज आता है उसे कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। नाउ सर इसे कैलकुलेट करने के 3 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 3। तीनों में बताऊंगा बेटा, तीनों ही बताऊंगा, मेरे लिए जरूरी है क्योंकि पेपर के लिए जरूरी है। क्या न्यूमेरिकल भी बन सकता है? हाँ बेटा, फॉर्मूले आएंगे इसमें, है ना? याद आया? यस सर। बेटा पहला है प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा है सर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और तीसरा है सर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला वाला तो इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई वर्ड्स नहीं है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस। ओन प्राइस की वजह से डिमांड में जितना चेंज आता है उसी को हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला क्या है इसका? तो बेटा फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, है ना? आपको नोट्स अगर आपके बने हुए तो ठीक है, वरना आप इसे लिख सकते हो। फॉर्मूला होता है सर इसका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस
एंड सिंस क्योंकि दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है इसलिए आगे लगता है माइनस का साइन। ओके सर यहां क्या होगा बेटा, यहां पे चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम। ये लेवल ऑफ इनकम में चेंज आता है, अपन लोगों की इनकम चेंज होती है ना, हाँ उसकी वजह से डिमांड अपन चेंज करते हैं, उसको उसको मेजर करने के लिए यूज होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां पे फॉर्मूला होगा बेटा परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। इनकम में कितना चेंज आया, देखो दोनों सेम है, बस यहाँ परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस, यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन इनकम। और ये वाला क्या है सर, ये वाला है बेटा चेंज इन डिमांड, डिमांड में कितना चेंज आया ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस ऑफ, यस, रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में के प्राइस, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, चाय के लिए कॉफी और कार के लिए पेट्रोल, उनमें चेंज की वजह से हमारी डिमांड में जितना चेंज आया उसे कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। इसका फॉर्मूला बेटा, इसका फॉर्मूला हो गया परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसमें रिलेटेड गुड्स की वजह से चेंज आता है, ठीक है ओके सर। और एक जो मैं आपको जरूर चाहूंगा हर बच्चे को कि ये वाला फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी इनटू में पी जीरो डिवाइडेड बाय क्यू जीरो। डेल्टा क्यू का मतलब क्या हुआ बेटा, डेल्टा क्यू का मतलब हुआ क्यू वन माइनस क्यू जीरो, डेल्टा पी का मतलब हुआ पी वन माइनस पी जीरो, है ना। पी जीरो का मतलब हुआ ओल्ड प्राइस, पी वन का मतलब हुआ न्यू प्राइस, क्यू जीरो का मतलब हुआ, याद आ रहा है सब कुछ, यस सर, ओल्ड क्वांटिटी, और Q1 का मतलब हुआ बेटा न्यू क्वांटिटी, है ना। इनको यूज करके आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। सर अगर हमारे को ये परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकलेगा बेटा, ये ऊपर वाला निकलेगा Q1 माइनस क्यू जीरो डिवाइडेड बाय क्यू जीरो इंटू में 100। और सर ये नीचे वाला कैसे निकलेगा बेटा, ये निकलेगा P1 माइनस पी जीरो डिवाइडेड बाय पी जीरो इंटू में 100। सिर्फ परसेंटेज निकालनी है और डिवाइड करना है, या इस फॉर्मूले से करो या इस फॉर्मूले से करो, दोनों से आंसर क्या आता है सेम। बोलो बेटा क्लियर है क्या। तीन तरीके की इलास्टिसिटी है, इसमें तो अभी डिग्री भी आएंगी, इसके फैक्टर्स भी आएंगे, सब इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा नहीं है डिटेल में, लेकिन ये वाला तो बहुत ही ज्यादा है। प्राइस इलास्टिसिटी तो सबसे ज्यादा डिटेल में है हमारे सिलेबस। ओके राइट सर, ठीक है। अब इसका रेलिवेंट पोर्शन समझा मैंने दिया है, अब जो जो काम की चीजें होंगी ना उसे मैं एक बार आपको नोट से दिखाता हुआ चलूंगा। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की यहाँ मीनिंग बता रखी है, ये मैंने अभी आपको समझा दिया। अब कहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन डिपेंड अपॉन अलग अलग चीजों पे, प्राइस, रिलेटेड गुड्स का प्राइस और कंज्यूमर इनकम। ये हो गया इनकम इलास्टिसिटी, ये हो गया क्रॉस इलास्टिसिटी और ये हो गया प्राइस इलास्टिसिटी। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो ये रहा बेटा प्राइस इलास्टिसिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या फिर दूसरा फॉर्मूला इसी को हमने लिखा था बेटा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इनटू में पी जीरो डिवाइडेड बाय क्यू जीरो। तो आसान सा फॉर्मूला है। देन टाइप्स, टाइप्स भी मैं आपको एक बढ़िया तरीके से एक स्क्रीन पे करवा दूंगा, ध्यान से देखना है बस, ठीक है ना। प्राइस इलास्टिसिटी के 5 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स है सर, 5। आओ शुरू करते हैं। फर्स्ट, क्या है टॉपिक का नाम सर, टॉपिक का नाम है 5 डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। क्या क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है भाई, जहां जहां इलास्टिसिटी नजर आ रहा है वो सारे टॉपिक पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। 5 डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी की जगह बेटा ना एक वर्ड और लगा लो, 5 डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये प्राइस इलास्टिसिटी के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। चलो आओ छुलू करते हैं। सर फर्स्ट, पहले का नाम है बेटा
परफेक्टली इलास्टिक मतलब सर मैं बताता हूं बेटा, मतलब ये ऐसे ही बहुत सारे डायग्राम बनेंगे, बहुत सारे नहीं, सिर्फ 5। नहीं यार, इससे तो काम नहीं बनेगा। मैं सोच रहा हूँ कि मेरा ये काम बन जाए तो मजा आ जाए। मेरे को प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। मैं हाथ से बना लूंगा भाई, छोड़ दो। हमसे ना, हमें ना ये टेक्नोलॉजी हमें ना यूज करनी। चलो मेरे लिए यही सही है। अरे हट जा भाई, तू हट जा। चलो देखना बेटा, आ जाओ, वापस से कर लेते हैं। अब ठीक है ना? हाँ सर। बेटा हमेशा ध्यान रखना, मैं एक डायग्राम को तो पूरा बढ़िया तरीके से सजा देता हूं। इधर आएगा क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, इधर आएगा डिमांड एंड प्राइस। प्राइस को लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सर ये हमारा डिमांड कर्व है, ठीक है, डी नाम डाल दिया। अब इस डायग्राम से हमारे को पता चलेगा कि परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है। तो बेटा इस डायग्राम में पता है क्या नजर आ रहा है? इस डायग्राम में नजर आ रहा है देयर आर डिफरेंट क्वांटिटीज Q1, Q2, Q3, Q4, however the price remains same। इधर प्राइस भी आता है, इधर डिमांड भी आती है, ठीक है। however the price remains same। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डेल्टा मतलब बेटा चेंज, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस। अगर मैं इस फॉर्मूले को पट करूं तो डिमांड में तो चेंज है, कितना भी चेंज मानो, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे 30% चेंज है, ठीक है, एग्जांपल 30% चेंज है, और प्राइस में तो सेम टू सेम है, प्राइस प्राइस में तो कोई चेंज है नहीं। तो 30 डिवाइडेड बाय 0%, क्योंकि कोई चेंज नहीं है, तो कितनी वैल्यू आई? इनफिनाइट, इन्फिनिटी, है ना। इट मींस अगर वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है तो हम इसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। यहां पे किस में चेंज आया? यहां पे नो चेंज इन ओन प्राइस, ओन प्राइस में चेंज नहीं है। इवन देन फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज कर रही है, डिमांड चेंज हो रही है लेकिन ओन प्राइस में चेंज नहीं हो रहा। अगर ऐसा हो रहा है तो हम इसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। यहां पे जो वैल्यू है वो आती है बेटा इनफिनाइट, इन्फिनिटी वैल्यू आती है, ठीक है सर। फिर दूसरा, सर दूसरा क्या है बेटा? दूसरे वाले के अंदर ध्यान से देखना, ये हमारा पहला खत्म हो गया, ठीक है। हाँ सर, दूसरे वाले में पहले मैं डायग्राम बना दूं, देखना बेटा। दूसरे वाले के अंदर, दूसरा वाला जैसे इसका अपोजिट करते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होगा सर? यहाँ पे ना इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 आएगी, और यहाँ का डायग्राम पता है कैसा बनेगा? ऐसा। मैं यहाँ पे ना बार बार एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के नाम नहीं लिख रहा, वो आप लिखना बेटा जरूर, ठीक है। यहाँ एक्स, यहाँ वाई, यहाँ क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, यहाँ डिमांड कर्व डी एक्स लिख देते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, ठीक है। ये डायग्राम ये दिखा रहा है कि भाई प्राइस चेंज हो रहा है, P1, P2, P3, P4, लेकिन क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब फॉर्मूला सेम टू सेम लगाऊं मैं तो यहाँ प्राइस चेंज हो रहा है, लेट्स से 40% प्राइस में चेंज आया, लेकिन क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी में चेंज नहीं हो रहा। इट मींस क्वांटिटी में 0% चेंज है, तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0। इसे हमने बोला परफेक्टली इनइलास्टिक। याद आया क्या? ये सब पढ़ा हुआ है बेटा। यहाँ पे प्राइस चेंज होता है, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं होती, तो ये सब बेटा यहाँ लिखा हुआ है। परफेक्टली इलास्टिक में सर क्वांटिटी चेंज हो रही है लेकिन प्राइस चेंज नहीं हो रहा। फिर दूसरा, परफेक्टली इनइलास्टिक में सर क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, क्वांटिटी सेम है लेकिन प्राइस चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से जब आप फॉर्मूला पुट करोगे देयर इज नो चेंज प्रोड्यूस इन डिमांड, डिमांड में चेंज नहीं है लेकिन प्राइस में चेंज है, तो वैल्यू कितनी आएगी सर? 0। इसे अपन कहते हैं इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। फिर सर तीसरा, ध्यान से देखना बेटा,
ये डायग्राम थोड़ा सा फ्लैट है, थोड़ा सा उठा हुआ है, ठीक है। यहां पे अगर प्राइस इतना था तो इतनी डिमांड थी, अगर प्राइस इतना हो जाता 60 से 50 हो जाता तो डिमांड 100 हो जाती। इट मींस डिमांड में ज्यादा चेंज है, प्राइस में कम चेंज है। देख लो ना, डिमांड में इतने का चेंज है और प्राइस में सिर्फ इतने का चेंज है। इट मींस ये इलास्टिक डिमांड है। यहां चेंज इन प्राइस लीड्स टू बिगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड। जब फॉर्मूला अगर मैं दिखाऊं आपको, तो जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस के केस में डिमांड का चेंज ज्यादा है, मान के चलो बेटा 80%, और प्राइस का चेंज कम है, मान के चलो 20%, तो वैल्यू आई 4 का मतलब मोर इलास्टिक। अगर ईडी की वैल्यू 1 से ज्यादा आई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 1 से ज्यादा आई, ईडी बोलो ईपी बोलो, बात एक ही है, तो अगर वैल्यू 1 से ज्यादा आई तो अपन इसे बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड या मोर इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे डायग्राम थोड़ा उठा हुआ है, ध्यान से देखो, डायग्राम थोड़ा उठा हुआ है, यूं नहीं गिरा हुआ, ना यूं है ना यूं है ना यूं है, थोड़ा सा गिरा हुआ है, हल्का सा गिरा हुआ है ना। तो ये जो हल्का सा गिरा हुआ है, इस वजह से इसमें ज्यादा चेंज है, प्राइस में कम चेंज है, मोर इलास्टिक। इसे जस्ट उल्टा कर दो, इसे जस्ट उल्टा कर दो, देखो ये ज्यादा गिरा हुआ है, ये थोड़ा, वो यूं था ये यूं है, मेरा हाथ देखो बेटा ध्यान से। तो इस केस में क्वांटिटी में कम चेंज है, प्राइस में ज्यादा चेंज है। इट मींस फॉर्मूला अपन जब पुट करेंगे तो क्वांटिटी में कम चेंज है, लेट्स से 20%, प्राइस में ज्यादा चेंज है, लेट्स से 40%, तो वैल्यू आई 0.5। इट इज लेस इलास्टिक सिंस यहाँ पे वैल्यू आई है लेस देन 1। जब लेस देन 1 होता है तो अपन इसे कहते हैं लेस इलास्टिक। खत्म, राइट सर। चलो एक लास्ट और है जो होगा यूनिटरी इलास्टिक। बेटा यहाँ ईपी की वैल्यू आती है 1, क्योंकि यहाँ पे इस डायग्राम में ना थोड़ा सा डिफेक्ट है, मैं इस डायग्राम को काटता हूं। जितना चेंज प्राइस में है उतना ही चेंज क्वांटिटी में है ना। इसमें भी थोड़ा साफ नजर नहीं आ रहा, मैं चाहता हूं एकदम बराबर नजर आए कि आपको थोड़ा सा बढ़िया फील आए। हाँ अभी ठीक है, अभी आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। तो ध्यान से देखना मेरे बेटा, जितना चेंज इत्थे है, जितना चेंज इत्थे है, इत्थे ये वाला चेंज, जितना ये वाला चेंज है उतना ही चेंज इधर है। मतलब इधर का चेंज एंड इधर का चेंज, प्राइस का चेंज और डिमांड का चेंज इज सेम। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आएगा तो वैल्यू कितनी आएगी 1, कट्टा पिट्टा होकर 1 आएगा ना, कट गया कट गया कट गया, दोनों कट गए, सेम वैल्यू थी कट गई, वैल्यू कितनी आ गई सर 1। तो कहता है व्हेन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज द सेम चेंज इन द प्राइस, उतना ही प्राइस में चेंज हुआ, तो अपन इसे कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। कितना आसान है सर, पांचों डायग्राम आसान है सर, पांचों डायग्राम आसान है। देखो देखो, ऐसा था तो इंफिनिटी, सॉरी 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 0, ऐसा था तो इंफिनिटी, ऐसा था तो ग्रेटर देन 1, ऐसा गिरा हुआ है तो लेस गिरा हुआ है लेस देन 1, ठीक है, और ना गिरा हुआ है ना उठा हुआ है, बीच का कुछ है, बीच का बिच्छू है, तो ED1 perfectly inelastic, perfectly elastic, more elastic, relatively less elastic और unitary elastic। खौता बोलो बालक, याद आई, याद आई क्या? चलो आई होप कुछ तो याद आया होगा, कुछ तो याद आया होगा बेटा। ऑलमोस्ट अपने को 50 मिनट हो गए हैं, चैप्टर का एक बढ़िया पोर्शन हमारा ओवर हो रहा है, होता जाएगा, डोंट वरी। आप अपने ना कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, बहुत जरूरी है सर, है ना। पढ़ना अपनी तरफ एक तरफ बहुत जरूरी है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसे लगातार रिवाइज करना, सही डायरेक्शन में रिवाइज करना। आप कितना ही बढ़िया पढ़ लिए लेकिन आपकी रिवीजन में अगर कमी रह गई ना तो रिजल्ट में उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं आएगा। तो रिजल्ट अच्छा करने के लिए आप लोगों को भाई लोगों रिवीजन भी करनी है। रिवीजन का सबसे बेस्ट सोर्स होता है वन शॉट। आप वन शॉट को देखो, आपको पूरे चैप्टर की एक बार में एक बढ़िया नॉलेज आ जाएगी। जो धूल जमा हो गई थी, जो आपको समझ में नहीं आ रहा था, इतना बड़ा चैप्टर है, कहां से शुरू करूं कहां से खत्म करूं, वो सब झंझट खत्म हो जाएगा।
बहुत सारे टॉपिक आपको जो पहले क्लियर नहीं थी वो क्लियर हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। आप हर एंगल से देखो फायदा ही फायदा है। कोई भी वन शॉट आप नॉर्मल समझते हुए चलोगे ना तो आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। मैं तो मतलब मेरे हिसाब से तो एक्स्ट्रा कम से कम 15 से 20 नंबर जुड़ जाएंगे। जो आपके मार्क्स पहले आ रहे थे, अगर आप वन शॉट को सिंसियरली करो तो आपके मार्क्स और ज्यादा बेटर हो जाएंगे। डन। आने वाली क्लासेस में तो मैं आपको जो हैंड रिटन नोट्स है वो भी दिखाऊंगा, वहां से भी हम काफी सारा कंटेंट करेंगे। इन शॉर्ट आपको शॉर्ट से शॉर्ट समय में शॉर्ट मिल जाएगा। शॉर्ट और शॉर्ट दो अलग अलग वर्ड है। शॉर्ट मतलब छोटे समय में एक शॉर्ट मिल जाएगा, पूरा चैप्टर मिल जाएगा, तो बहुत एडवांटेजियस होगा हमारे लिए, हमारे रिजल्ट के लिए। बोलो डन। और क्लास कैसी लग रही है इसे भी बताना है आप लोगों को बढ़िया बढ़िया कमेंट करके। और लाइक तो करना ही होता है, ये तो कोई बताने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अगर YouTube की कोई वीडियो देख रहे हैं और उसमें लाइक नहीं कर रहे तो भगवान जी देख रहे हैं, तो वो बदला ले लेंगे। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं सर आगे। तो बेटा ये उसी की एक क्विक रिकैप है, पांचों जो अभी हमने पढ़े। फिर बेटा ये क्वेश्चन इस बार आ चुका है, मैंने ना मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में और बच्चों को वैसे ही बोला हुआ था भाई रट के जाना इसे, और ये आ गया। वो फैक्टर जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं, तो ये ऑलरेडी आ चुका है, तो अब चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन एक बार हम देखेंगे जरूर, छोड़ तो नहीं सकते है ना, छोड़ना इज नॉट अ गुड चॉइस। आओ शुरू करते हैं सर। प्राइस लेवल, सबसे पहली चीज जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करती है वो है प्राइस लेवल। जनरली जो वो डिमांड, द डिमांड इज जनरली इलास्टिक फॉर मॉडरेटली प्राइस गुड्स। मॉडरेटली मतलब बेटा एवरेज, जो एवरेज प्राइस गुड्स है उसकी डिमांड आमतौर पे इलास्टिक होती है। बट जो बहुत महंगे हैं या बहुत सस्ते हैं इनकी इनइलास्टिक डिमांड होती है। क्यों सर? बेटा बहुत महंगे हैं, अमीर खरीदेगा ही खरीदेगा, प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। आप ना ये समझना टॉपिक में बस इतनी सी बात, अगर डिमांड फ्लक्चुएट हो रही है तो मोर इलास्टिक, अगर डिमांड फ्लक्चुएट नहीं हो पा रही, हल्का फुल्का या ना के बराबर चेंज है तो लेस इलास्टिक। यही है पूरा टॉपिक। तो अमीर के लिए महंगा हो भी गया तो क्या हो गया, उसकी डिमांड फ्लक्चुएट नहीं होती। और गरीब सस्ती चीजें खरीदता है उसकी भी डिमांड आमतौर पर फ्लक्चुएट नहीं होती। फ्लक्चुएट तो हम मिडिल क्लास वालों की होती है। हमारे जो एवरेज प्राइस गुड्स होते हैं इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है, इसलिए यहाँ पे इलास्टिसिटी ज्यादा। तो अपने को बस दो लाइनों का मेन कंटेंट ध्यान रखना है, एवरेज प्राइस गुड्स इलास्टिसिटी ज्यादा, वेरी कॉस्टली एंड वेरी चीप इलास्टिसिटी कम। डन। आगे सर अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। बेटा सीधी सी बात है, मेरा ये जो सामान है, ये जो पेन है दिख रहा है आपको, ये पेन, डन। मैं इसके आपको दिखाता हूं। ये पेन लिखने के लिए मैंने लिखा ए फॉर एप्पल, ठीक है। बाय चांस मेरा ये पेन नहीं चला, ठीक है, तो मैंने एक ये नॉर्मल पेन है बेटा 10 रुपए वाला, ठीक है ना, मैंने इसे यूज करके देखता हूँ इससे काम चलता है नहीं चलता। ये देखो, अरे बाप रे इससे भी चल गया, ठीक है ना, 10 रुपए वाले से भी चल गया, ठीक है। एक ना बेटा ये एक मार्कर है, मैं ये भी दिखा देता हूँ, ये एक मार्कर है, ये भी 10 रुपीज का है, इससे लिख कर देखते हैं। अरे इससे भी चल गया, इससे भी चल गया। मैं आपको क्या समझा रहा हूं समझना। और तो और तो और भाई, और तो और ये रिमोट है। ये रिमोट है। आज मैं तुम्हारे को साइंस दिखाता हूं सर। ये तो गजब हो गया, इस रिमोट से भी आपने लिख दिया। इट मींस बेटा मैं क्या कह रहा हूं समझे भाई, ये पेन क्या है, कुछ नहीं है, जेब में डालो इसे, उंगली से भी लिख सकते हैं, नाक, अपनी नाक भी लगा सकता हूं इसमें, सबसे चलेगा। मतलब मेरी बात समझना बेटा सर, ये ऐसा सामान है जिसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है, अगर है तो इसकी डिमांड फ्लक्चुएट होगी। जैसे मैं कहता हूं कोई कोल्ड ड्रिंक जैसे कोक, उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है, तो कभी अपन कुछ और पियेंगे, कभी कुछ और, कभी कुछ और, कभी कुछ और, कभी कुछ और, इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। लेकिन कोई ऐसी चीज जिसके कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे को ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि मैं आपको उठा के दिखाऊं, जनरली अगल बगल में जो उठता है वो मैं ले लेता हूं, लेकिन ऐसी कोई चीज जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हाँ मेरा चश्मा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मैंने हटाया तो लगता है बर्फ गिरने वाली है वाले हाल हो जाएगा। तो पॉइंट इज, कुछ ऐसे चीजें होते हैं जिनके सब्स्टिट्यूट हैं तो इलास्टिसिटी ज्यादा, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनके सब्स्टिट्यूट इजीली नहीं होते तो बेटा उनकी इलास्टिसिटी क्या होती है, कम। टडन, खत्म। अगला बेटा नेसेसिटी, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज नेसेसिटी है तो वो तो मेरे को चाहिए ही ना, चाहिए मतलब डिमांड फ्लक्चुएट नहीं करेगी, डिमांड फ्लक्चुएट नहीं करेगी मतलब इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक दोनों लिख सकते हो आप। लेकिन कोई चीज लग्जरी है या नेसेसिटी नहीं है,
है तो ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, नेसेसिटी नहीं है तो उस केस में इलास्टिसिटी क्या होगी, ज्यादा। क्यों ज्यादा, कभी खरीदेंगे कभी नहीं खरीदेंगे, डन 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 चेंज होता रहेगा, तो इलास्टिसिटी ज्यादा। 3 फैक्टर हो गए बेटा, बहुत सारे हैं। हाँ, टाइम पीरियड, बेटा अगर मुझे कोई समय ज्यादा देगा तो मैं ज्यादा एडजस्टमेंट करूंगा, डिमांड ज्यादा फ्लक्चुएट करेगी, इलास्टिसिटी ज्यादा। लेकिन समय कम मिलेगा, डिमांड कम फ्लक्चुएट करेगी, तो इलास्टिसिटी कम। सर अगला हैबिट, बेटा मुझे किसी चीज की लत लगी हुई है, अब आप सुनना चाहते हो मुझे किसी चीज की लत लगी है, वो कौन सी चीज है, तो बेटा चाय। मुझे चाय की लत लगी हुई है, तो जब मेरे को चाय की लत लगी हुई है तो भाई तुम कर लो महंगी, मेरे पे असर नहीं पड़ता, मैं तो पीऊंगा चाय। हाँ, तो पॉइंट इज, अगर मुझे किसी चीज की आदत है तो इलास्टिसिटी कम, लेकिन आदत नहीं है, मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस केस में इलास्टिसिटी ज्यादा। अगर हैबिट है इलास्टिसिटी कम, अगर हैबिट नहीं है तो इलास्टिसिटी ज्यादा। सर अगला, नेचर ऑफ द कमोडिटी, बेटा ये वही नेसेसिटी वाला ही पॉइंट है, बस हेडिंग चेंज हो गई। अगर कोई नेसेसिटी है तो इनइलास्टिक, लेकिन जो कंफर्ट होते हैं और लग्जरी गुड्स होते हैं वो जनरली इलास्टिक होते हैं ना, महंगे गुड्स जनरली इलास्टिक होते हैं। फिर वेरियस यूजेस, बेटा लाइक फॉर एग्जांपल मिल्क, मिल्क के बहुत सारे यूज है, कभी इससे दूध बनता है, मिल्क से दूध क्या बनेगा, मिल्क तो पहले से ही दूध है, सॉरी मैं वापस लेता हूँ वर्ड्स। सर कभी मिल्क से दही बनती है, कभी मिल्क से खीर बनती है, अभी कल ही बनी थी मेरे यहाँ, कभी मिल्क से मिठाइयाँ बनती है, ये तो दुकान वाले ही बना पाते हैं, मेरे से घर पे नहीं बन पाती, और कभी खीर से कुछ बनता है, सॉरी दूध से कुछ बनता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिससे ज्यादा चीजें नहीं बन पाती, ऐसी चीज जिनसे बहुत सारे यूज हैं, इनकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है ना, ईडी ज्यादा होती है। लेकिन कोई ऐसी चीज जिनके यूज कम है, जिनके सेवरल यूजेस नहीं है, जिनके यूज कम है, तो उस केस में इलास्टिसिटी क्या होती है रे बेटा, कम होती है। डन। तो एग्जांपल में आप मिल्क लिख कर आना, आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, देखो ये देखो मेरा तीर कहां जा रहा है, ये देखो मिल्क। सर अगला, बेटा पोस्टपोनिंग कंजम्पशन, लेट्स से पानी, क्या पानी के यूज को मैं पोस्टपोन कर सकता हूं, नहीं, तो बेटा इट मींस इलास्टिसिटी कम। लेकिन सर टीवी, मैं टीवी खरीदना चाहता हूं बहुत टाइम से, टीवी के यूज को पोस्टपोन कर सकता हूं, हाँ, इट मींस इलास्टिसिटी ज्यादा। जहां पोस्टपोनमेंट पॉसिबल है, पोस्टपोनमेंट मतलब रोकना, थामना, डिले करना, अगर पॉसिबल है तो इलास्टिसिटी ज्यादा, वेयर एज अगर पॉसिबल नहीं है तो इलास्टिसिटी कम। बस यही लाइनें लिखनी है, ये जो मैं हिंदी में बोल रहा हूं ना, यही लिखा हुआ है बेटा कंटेंट, एक एक लाइन का कंटेंट है, फिर एग्जाम्पल भरे हुए हैं। बताओ बच्चों क्लियर है क्या यहां तक? एक अच्छा खासा पोर्शन हो चुका है, ऑलमोस्ट 1 आवर के इस हमारे समय में, और यही मेरा मकसद है भाई, आपके सारे कॉन्सेप्ट आपको ट्रैक पे आ जाए, आपकी सारी बातें आपको फटाफट याद आ जाए, फिर एक बार आप खुद लेकर बैठ जाओ नोट्स को, और फिर हर एंगल से टॉपिक खत्म, और हाँ फिर कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेना। अभी जब ये आपके पास क्लास आएगी, जब तक इनफ टाइम है पेपर के लिए, अक्टूबर के लिए इनफ टाइम होगा, तो आप बीच बीच में जो जो इंपॉर्टेंट बोले गए हैं उन्हें लिख कर भी प्रैक्टिस करो, तो अपना पेपर में समय कम लगेगा। सीधा पेपर में लिखना इज नॉट बेनिफिशियल बेटा, पेपर से पहले घर पे भी लिखना जरूरी है। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। चलो, और हाँ इस बार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल नहीं आए, लेकिन मुझे लगता है न्यूमेरिकल कभी भी पूछ सकता है, डिटेल में फॉर्मूला बता रखा है तो किसी भी वक्त न्यूमेरिकल आ सकता है, तो न्यूमेरिकल पे भी फोकस करके जाना है। न्यूमेरिकल बहुत सरल आते हैं, ठीक है ना, जैसे सीए में जो फाउंडेशन है वहां पे भी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वहां पे भी बहुत सरल आते हैं, और आपके भी वही आएंगे, कुछ अलग नहीं आएगा, हमने वो क्लासेस में किए हैं। चलो सर, अब जाकर शुरू हुआ इनकम इलास्टिसिटी, अभी तक चल रहा था प्राइस, इनकम शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। इनकम इलास्टिसिटी में मैंने समझा दिया है, इनकम इलास्टिसिटी में डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस होती है डिमांड में ड्यू टू चेंज इन इनकम, या इनकम की वजह से चेंज आ रहा है, वहां पे प्राइस की वजह से आ रहा था। फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, देख लो ये रहा, EY से डिनोट कर रहे हैं हम इसे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, ठीक है। फिर इसके अलावा इसी फॉर्मूले को बेटा दोबारा लिखा हुआ है, फिर दूसरा कहीं होगा क्रॉस इलास्टिसिटी, यहाँ पे बेटा रिलेटेड गुड्स का होता है, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंजेस इन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, रिलेटेड दो होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, उनकी वजह से जो चेंज आता है उसे कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। प्रोफेसर वॉटसन के हिसाब से क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी एसोसिएटेड विद चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्रोफेसर वॉटसन ने बोला
कौन थे प्रोफेसर वाटसन? हमें क्या मतलब? उन्होंने बोला कि सर डिमांड में चेंज आया रिलेटेड गुड्स की वजह से, तो वो क्रॉस इलास्टिसिटी है। जैसे भाई बीच में पेट्रोल महंगा हो गया था, तो पेट्रोल महंगा होने की वजह से पेट्रोल वाली गाड़ियों की डिमांड पे असर पड़ा होगा, नहीं पड़ा होगा? 100% पड़ा होगा। तो पेट्रोल की डिमांड पे, जो पेट्रोल की गाड़ी पे जो असर पड़ा पेट्रोल के प्राइस की वजह से, इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये मैंने अभी आपको वो बॉक्स में करवा दिया था। चलो चलो सर, अब आया एक डायग्राम का टॉपिक। ये भी बेटा मेरे को ना आपको लिख कर बताना पड़ेगा, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। डन ना? ठीक है। मेरे वर्ड्स मैं बोल बहुत कुछ रहा हूं, असल में मैं बोल ही वो रहा हूं जो पीछे लिखा हुआ है। सर आपको पता है पीछे क्या लिखा हुआ है? सारा का सारा इतना देख लिया है, इतनी बार पढ़ लिया है कि भाई मैं आपको क्या बताऊं। चलो ठीक है बेटा, आओ सुनना ध्यान से। चेंज इन डिमांड। भाई डिमांड में चेंज दो प्रकार के होते हैं। पहला एक ना बीच में मैं लाइन खींच देता हूं। बीच कहां है? बीच यही है। एक सर मूवमेंट along the demand curve, दूसरा शिफ्ट इन डिमांड कर्व। एक है मूवमेंट और एक है बेटा शिफ्ट। ठीक है। मूवमेंट के अंदर क्या होता है बताता हूं बेटा मैं। मूवमेंट की पहली खास बात कि यहां अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, और शिफ्ट की पहली बात यहां ओन प्राइस कांस्टेंट रहता है। अदर फैक्टर्स कांस्टेंट का मतलब ओनली ओन प्राइस चेंज। यहां सिर्फ ओन प्राइस चेंज होता है, और यहां ओन प्राइस कांस्टेंट होता है, अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? उल्टे हैं दोनों। यहां अदर फैक्टर कांस्टेंट है, यहां अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं। अदर फैक्टर्स में बेटा वही सब कुछ आ गया ना, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फलाना फलाना। ठीक है। नाउ ये दो तरीके के होते हैं, एक एक्सपेंशन और एक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना। ये मेरा नॉर्मल डिमांड कर्व है, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई ये मेरा डिमांड कर्व है डीडी। ठीक है, इधर आ गया हमारा डिमांड कर्व। नाउ एक्सपेंशन के पीछे का कारण होता है ओन प्राइस फॉल कर रहा है, यहाँ पे ओन प्राइस चेंज होते हैं और ओन प्राइस गिर गया। जब ओन प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन हम उसे बोलेंगे एक्सपेंशन। डिमांड बढ़ेगी तो नीचे की तरफ मूव करेगा, ये डिमांड कर्व नीचे की तरफ मूव करेगा, मूव करेगा, मूव करेगा, मूवमेंट। ठीक है। क्यों हुआ है? क्योंकि ओन प्राइस फॉल करा। ओन प्राइस गिरेगा तो अपन ज्यादा डिमांड करेंगे, तो हम इसे बोलते हैं एक्सपेंशन, और इसी को दूसरा नाम बोला जाता है बेटा इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इंक्रीज इन डिमांड नहीं, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यहां पे बोलूंगा इंक्रीज इन डिमांड, यहां पे वर्ड बोलते हैं इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है सर, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। यहां पे नॉर्मल डिमांड कर्व था डाउनवर्ड स्लोपिंग, यहां पे ओन प्राइस राइज कर रहा है। प्राइस राइज करेगा तो अब हम कम खरीदेंगे, महंगा होगा तो कम खरीदेंगे ना। मतलब क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज कर रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज कर रहा है, ये बोलना। डिमांड डिक्रीज हो रही है मत बोलना। आप मूवमेंट में वर्ड क्वांटिटी डिमांडेड यूज करना। क्वांटिटी डिमांडेड, जो भी इंक्रीज और डिक्रीज लिख रहे हो उसके साथ डिमांड नहीं, उसके साथ वर्ड यूज करना क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि ऑन प्राइस की वजह से हो रहा है। और इधर सर, इधर अदर फैक्टर्स की वजह से होता है, जो दो तरीके का होगा, एक राइट वर्ड और दूसरा लेफ्ट वर्ड।
राइटवर्ड मतलब इंक्रीज इन डिमांड, अभी डायग्राम दिखाऊंगा मैं, और लेफ्टवर्ड मतलब बेटा डिक्रीज इन डिमांड। क्या होएगा इसमें, आओ मैं बताता हूं सर। यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट कर दिया पीएक्स, ये डिमांड कर्व है डीडी। अब राइटवर्ड शिफ्ट कब हुआ, मैं एग्जांपल लिखता हूं, जब इनकम बढ़ी, इनकम फॉर नॉर्मल गुड्स इंक्रीज, जब मेरी नॉर्मल गुड्स के लिए इनकम बढ़ेगी तो मैं डिमांड ज्यादा करूंगा, डिमांड ज्यादा करूंगा तो दिस इज राइटवर्ड शिफ्ट, डिमांड कर्व नया बनेगा। यहां नया नहीं बनता था, उसी में ऊंच नीच का पापड़ा होता था, यहां नया बन गया। दूसरा, अगर मैं सेम कॉन्सेप्ट को लेके चलूं कि सर यहां इनकम बढ़ी थी, यहां एग्जांपल इनकम घटा दी फॉर नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स के लिए इनकम कम हो गई, तो भाई अब मेरे घर में नॉर्मल गुड्स कम आएंगे, कम आएंगे मतलब ये ओरिजिनल डिमांड कर्व था डीडी, अब कम आएंगे तो डी1 डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। डिमांड कर्व के नए नाम डाल देना अगर शिफ्ट का क्वेश्चन आएगा, तो जैसे मैंने डी1 डाला ना, सेम ऐसा ही। तो बेटा ये हमारे को अच्छे से पता होना चाहिए था, बस यही टॉपिक है मूवमेंट और शिफ्ट का। डन सर, इधर एक ही एग्जांपल हो सकते हैं, बहुत सारे बेटा, बहुत सारे हो सकते हैं। लाइक टेस्ट फेवर में चेंज हो रहा है, यहां पे बोल सकते हो टेस्ट अगेंस्ट में जा रहा है, ठीक है, या अगेंस्ट मतलब अब अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा तो अपन डिमांड कम कर देंगे। ऐसे करके जैसे यहाँ पे मैं बोलता हूँ पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ेगी, यहाँ पे पॉपुलेशन गिर रही है तो डिमांड गिरेगी। मतलब ऐसे करके सारे पॉइंट हो सकते हैं, बस ओन प्राइस इधर मत चेंज करना, यहाँ ओन प्राइस हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये हमारे को अच्छे से पता होना चाहिए था। तो यही टॉपिक था बेटा, यही यहाँ पे लिखा हुआ, ये इंक्रीज का क्वेश्चन है, ये डिक्रीज का टॉपिक है, क्वेश्चन नहीं टॉपिक। फिर ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन है, नीचे की तरफ जाएगा तो एक्सपेंशन, ऊपर की तरफ जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन। फिर अब टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। आपने डिमांड के बहुत सारे टॉपिक देखे, सप्लाई के कुछ टॉपिक आए, सप्लाई के अभी आएंगे, बीच में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक तहलका मचा दिया, इतना सारा टॉपिक है। अब आएगा फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन, जिसमें हमारे को 4-5 मार्केट पढ़ने हैं, बस और कुछ नहीं। सबसे पहला सर परफेक्ट कंपटीशन, मैं सारे वर्ड्स को हाईलाइट करता हुआ चलूंगा जो मेन वर्ड्स होंगे, और ये बहुत आसान है, सबसे आसान टॉपिक है इस चैप्टर का। बेटा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, सारे बहुत सारे। ऑल द सेलर्स, जितने भी सेलर्स हैं मार्केट में, वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन में है विद ईच अदर। देयर इज नो वन बिग सेलर, कोई एक बड़ा नहीं है, सारे छोटे छोटे हैं, इसलिए किसी एक का कंट्रोल नहीं है, सारे छोटे छोटे सेलर है, किसी का मार्केट पे कंट्रोल नहीं है। सो ऑल द फर्म्स आर प्राइस टेकर। अगर मैं बड़ा सेलर होता तो मेरा प्राइस पे कंट्रोल होता, तो मैं बनता प्राइस टेकर, प्राइस मेकर। लेकिन सारे छोटे छोटे हैं, मेरा प्राइस पे कंट्रोल ही नहीं है, तो मैं बन गया प्राइस टेकर। कंट्रोल होता तो प्राइस टेकर, मेकर कंट्रोल नहीं है इसलिए प्राइस टेकर। कुछ अजम्पशन है इस मार्केट की, जिसकी वजह से ये मार्केट एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बस ये रियलिटी में नहीं पाया जाता। पहला, द प्रोडक्ट ऑफ द मार्केट आर होमोजीनियस। भाई इस मार्केट की पहली अजम्पशन की सबका सामान होमोजीनियस है, होमोजीनियस सामान पाना थोड़ा मुश्किल है। ऑल फर्म्स, सबका मकसद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी बिजनेस शुरू कर सकता है, बंद कर सकता है। एंड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस। कंज्यूमर प्रेफरेंस का मतलब भाई सबका सामान सेम है, मेरे सामने हजारों दुकान वाले हैं, सब सेम सामान बेच रहे हैं, तो मैं किससे खरीदूं, किसी से भी खरीद लूंगा, कोई प्रेफरेंस नहीं है। लेकिन मेरे सामने गाड़ियां बेच रहे हैं सब अलग अलग, जिसकी अच्छी दिख रही है उसकी खरीदूंगा। मतलब इस मार्केट में सबका सामान सेम है, मतलब प्रेफरेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है। रियलिटी में मार्केट ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता, ना के बराबर एग्जिस्ट करता है। तो वही लिखा हुआ है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, प्राइस टेकर होते हैं, प्रॉफिट मोटिव होता है, ये तो हर मार्केट में होगा, होमोजीनियस सामान होता है, फ्री एंट्री एग्जिट होती है, और यहाँ पे कोई कंज्यूमर प्रेफरेंस नहीं होता। यहाँ पे लिखा हुआ बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस, जो आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है सर। अगला मोनोपोलिस्टिक, यहाँ पे ये ज्यादा रियलिस्टिक सिनेरियो है, यहाँ पे बायर सेलर लार्ज हैं बट इनके सामान अलग अलग हैं, हर कोई अपना अलग प्राइस सामान बेच रहा है, जिसकी वजह से प्राइस थोड़ा ज्यादा चार्ज करते हैं, प्राइस मेकर बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, हाँ है सर, बट दे डू नॉट सेल होमोजेनियस प्रोडक्ट, ये एक जैसा नहीं बेचते। द प्रोडक्ट आर सिमिलर, प्रोडक्ट सिमिलर है लेकिन कुछ कुछ डिफरेंस है, सब गाड़ी बेच रहे हैं लेकिन सबकी गाड़ी अलग है,
सब कुछ ना कुछ सेम जैसा सामान बेच रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस है। मतलब प्रोडक्ट सेम है, क्वालिटी अलग हो गई या चीज अलग हो गई, ठीक है। नाउ अब कंज्यूमर के सामने प्रेफरेंस आ जाएगी, जिसका सामान अच्छा लगेगा उसे खरीदेंगे। द सेलर्स कैन ऑल्सो चार्ज अ मार्जिनली हाई प्राइस, मैं ज्यादा प्राइस चार्ज कर पाऊंगा, क्यों? क्योंकि मैंने मेरे सामान में कुछ एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे मैं प्राइस सेटर बनूंगा। प्राइस सेटर का मतलब हुआ बेटा, प्राइस सेटर का मतलब हुआ मैं प्राइस क्या बन रहा हूं? सर मेकर बन रहा हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द मार्केट फॉर सेल, ये एग्जाम्पल दे रखा है, छोड़ो इसे। तो पॉइंट इज मोनोपोलिस्टिक और मोनो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में डिफरेंस क्या हुआ? सर परफेक्ट कंपटीशन में ना बहुत सारे सेलर थे, लेकिन सेम सामान बेचते थे। यहाँ पे भी बहुत सारे लेकिन सबके सामान अलग है। आप दूर से देखकर बता दोगे कौन सा किसका सामान है। ये ज्यादा रियल वर्ल्ड में पाया जाता है। देन बेटा ओलिगोपोली, ये भी रियल वर्ल्ड में थोड़ा पाया जाता है। यहाँ पे कुछ बड़ी फर्म्स होती हैं, फ्यू बिग फर्म्स होती हैं, 3 से 5 डोमिनेशन वाली फर्म होती है, लाइक पेट्रोल कुछ ही है, लाइक फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन 4-5 ही है। इट मींस कुछ प्लेयर्स होते हैं, लेकिन सारे बड़े बड़े होते हैं। सेलर्स तो लार्ज नंबर के हैं, सॉरी सेलर्स कुछ है, बायर्स लार्ज नंबर के हैं। द फर्म इन दिस केस ईदर कम्पीट विद ईच अदर, या तो एक दूसरे से लड़ते हैं या तो कोलैबोरेट कर लेते हैं। जब ये लोग आपस में कोलैबोरेट करते हैं ना बेटा, तो उसे बोलते हैं कॉलिजिव ओलिगोपोली। ये बुक में है नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूँ, कॉलिजिव ओलिगोपोली कहते हैं। और इसे ना कार्टेल्स कहा जाता है, कार्टेल्स। और कार्टेल का एग्जांपल है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये जितने भी कुवैत और वेनेजुएला और इजराइल और जो ये सारे देश है जिनके पास तेल है, यूएई, इन सब का आपस में कार्टेल बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, उसे हम ओपेक के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। यूज देयर मार्केट इन्फ्लुएंस टू सेट द प्राइस, ये लोग भी प्राइस मेकर होते हैं। यहाँ पे भी जितने बंदे बैठे हैं सब प्राइस मेकर है। सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में टेकर होते हैं, बाकी हर जगह मेकर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट पे बैरियर होते हैं, बैरियर है इसलिए तो 3 से 5 है। बैरियर मतलब रोक, आने की रोक है, अलग अलग तरीके की रोक होती है, आने की रोक है, वरना यहाँ पे भी सेलर लार्ज हो जाते हैं। यहाँ पे रोक है इसलिए यहाँ पे सेलर्स कुछ होते हैं, और जितने भी होते हैं वो सारे बड़े बड़े हैवी प्लेयर्स होते हैं। सर अगला मोनोपोली, सर यहाँ पे सिंगल सेलर है, पूरा मार्केट कंट्रोल है इसके पास, परफेक्ट प्राइस पावर है, जितना मन करेगा उतना प्राइस सेट कर सकता है। मार्केट स्ट्रक्चर, देयर इज ओनली वन सेलर, सो अ सिंगल फर्म विल कंट्रोल द एंटायर मार्केट, सारा मेरे कब्जे में है, जो मेरा मन करेगा मैं प्राइस सेट करूंगा, सबसे ज्यादा मार्केट पावर यही है। कंज्यूमर के सामने कोई अल्टरनेटिव नहीं है, जो मैं बेचूंगा वो तेरे को खरीदना पड़ेगा भाई। मोनोपोली आर एक्सट्रीमली अनडिजायरेबल, मोनोपोली अच्छी चीज नहीं होती भाई, ये तो लूट के खा जाएंगे, जितना मन करेगा उतना चार्ज करेंगे, गंदा सामान बेचेंगे, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मोनोपोली एक अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। और ये रियलिटी में पाई भी थोड़ी कम जाती है। सर डुओपोली, जस्ट लाइक ओलिगोपोली, वहां पे कुछ थे, यहाँ सिर्फ 2 हैं, सब कुछ सेम है बाकी। वहां कुछ सेलर थे 3, 5, 6, 7, यहाँ सिर्फ 2 ही हैं। अ मार्केट डोमिनेटेड बाय अ स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स, इन केस ऑफ ए डुओपोली अ मार्केट इज डोमिनेटेड बाय जस्ट 2 फर्म्स, सिर्फ 2 फर्म। वहां पे कुछ फर्म्स थी, यहाँ 2 फर्म्स है। इन वेरी रेयर केसेस दिस मींस देयर आर ओनली 2 फर्म्स, ऐसा मार्केट जहां सिर्फ 2 ही फर्म्स है, तो ऐसा रियल वर्ल्ड में पाना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पे भी बैरियर्स है, जब ही तो 2 हैं, अगर बैरियर नहीं होते तो 50 आ जाते, बैरियर है इसलिए यहाँ पे भी सिर्फ कितने सेलर्स हैं? 2 हैं। तो डुओपोली में 2 सेलर है। पोली का मतलब होता है बेटा सेलर, पोली का मतलब क्या होता है? सेलर। और डुओ का मतलब डुअल, मतलब 2, खत्म। बोलो भाई लोगों, क्लियर है क्या? ऑलमोस्ट 1 आवर 15 मिनट्स का टाइम हम लोगों ने अभी तक स्पेंड किया है। अगर आप सुबह देख रहे हो तो बढ़िया सुबह है, दोपहर में देख रहे हो तो बढ़िया दोपहर है, शाम को देख रहे हो तो शाम मस्तानी हो चुकी है, रात को देख रहे हो तो मजा ही आ गया होगा। इन शॉर्ट आप कभी भी देख रहे हो भाई, आपको पूरा चैप्टर रिकॉल होना चाहिए, पूरा का पूरा चैप्टर का हर कंटेंट रिकॉल आ जाना चाहिए, एक माइंड में घंटी बजनी चाहिए, ओ याद आ गया, थैंक यू सर, ओ याद आ गया, ऐसा रिएक्शन आना चाहिए, जरूरी है भाई। चलो सर, सर क्या पेपर इजी सर क्या पेपर इजी आएगा? तो मेरे बेटा हाँ, पढ़ने वालों के लिए इजी ही होता है, और जो नहीं पढ़ेगा कितना ही मतलब इजी आ जाए उसके लिए वो टफ ही रहेगा ना, सिंपल सा लॉजिक है। तो पढ़ोगे तो इजी रहेगा, नहीं पढ़ोगे तो टफ एंड टफ। चलो सर बढ़िया। सर जी आगे क्या है? 1 मिनट बेटा, चलो बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिक्टो सेम है, डिक्टो सेम।
जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था ना, सेम टू सेम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सेम टू सेम, आई रिपीट, फॉर्मूला भी सेम है, बस एक चीज चेंज होगी, परसेंटेज चेंज इन, वहां तक क्वांटिटी डिमांडेड, यहां आएगा क्वांटिटी सप्लाइड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस। क्वांटिटी सप्लाइड और ओन प्राइस के बीच में जो ये डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस आ रहा है, यही है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, फॉर्मूला, इसका दूसरा वाला फॉर्मूला। यहाँ पे बेटा अलग अलग है क्या? नहीं बेटा, यहाँ सिर्फ एक ही होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी इंटू में पी जीरो डिवाइडेड बाय क्यू जीरो, सेम है, बस वहां क्वांटिटी में डिमांड था, यहाँ क्वांटिटी में सप्लाई की मीनिंग जाएगी, इतना ध्यान रखना है हमारे को। बोलो भाई, डन? ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है बेटा। फिर टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, बेटा सेम टू सेम है, ऐसे ही तो आपने डिमांड में पढ़ा था, सेम ऐसे ही सप्लाई में इलास्टिसिटी, ईडी लिखने की आदत है, इलास्टिसिटी कितनी आएगी? जीरो। क्यों सर जीरो? क्यों? क्योंकि बेटा डिमांड में कोई सप्लाई में कोई चेंज नहीं है ना, सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है, फॉर्मूला पुट करोगे तो ये बनेगा जीरो, और जीरो आएगा तो परफेक्टली इनइलास्टिक। सेम ऐसा ही डायग्राम था बेटा, सेम। ये अलग है, यहाँ पे क्या है बेटा, ये है रिलेटिवली लेस इलास्टिक। यहाँ पे जब आप डायग्राम बनाओगे ना तो कुछ ऐसा बनेगा, डायग्राम से ही पता चल रहा है कि ये लेस इलास्टिक है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी में कम चेंज है और प्राइस में ज्यादा, ऊपर लाइन हो गई, प्राइस में कम चेंज है, प्राइस में इतना सा चेंज है, क्वांटिटी डिमांडेड में इतना सारा चेंज है, सॉरी, क्वांटिटी डिमांडेड में इतना सा चेंज है, प्राइस में ज्यादा चेंज है। तो जब आप फॉर्मूला पुट करोगे तो क्वांटिटी में कम चेंज है, लेट्स से मैं कहता हूं 10%, और प्राइस में ज्यादा चेंज है, लेट्स से मैं कहता हूं 100%, तो वैल्यू आ गई 0.10, तो ये हो गया लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक मतलब ES 1 से कम है, ES कितने से कम है? 1 से कम है। अगला बेटा, ये उसका अपोजिट है, यहां पे प्राइस में कम चेंज है, यहां पे प्राइस में कम चेंज है और सप्लाई में ज्यादा चेंज है, सप्लाई ज्यादा चेंज है, प्राइस में कम चेंज है। मतलब प्राइस में, सप्लाई में लेट्स से 50% चेंज है और प्राइस में लेट्स से 20% चेंज है, तो वैल्यू आई 2.5, तो ये हो गया 2.5, मतलब यहाँ पे वैल्यू 1 से ज्यादा आई, 1 से ज्यादा, खत्म, ग्रेटर इलास्टिक। फिर यूनिटरी इलास्टिक, बेटा इसमें तो क्या ही बताऊं मैं, दोनों में चेंज क्या आ रहा है? सेम। जितना चेंज प्राइस में है, लाइन से नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि लाइन हाथ से बन रही है, जितना प्राइस में चेंज है उतना ही सप्लाई में चेंज है, दोनों चेंज सेम है, लेट्स से 40% सप्लाई में चेंज है, 40% प्राइस में चेंज है, तो वैल्यू कितनी आएगी? 1। बेटा ये बहुत इजी लगना चाहिए क्योंकि हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में समय लगा दिया यार, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने बहुत बढ़िया वाला समय दे रखा है, वही तो है ये। ठीक है, आगे परफेक्टली इलास्टिक, सर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यही तो हमने देखा था, डिमांड में भी सेम था, डायग्राम भी सेम है, बस वहां डी था, यहाँ एस है। यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, ये देखो Q1 था, Q2 हुआ, Q3 हुआ, मान के चलो 100% चेंज आया, लेकिन प्राइस में कितना चेंज है? इधर प्राइस आता है 0% चेंज है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को अपन कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। बोलो ये डायग्राम वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल? सर ये है हॉरिजॉन्टल। पैरेलल टू एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस? सर पैरेलल है एक्स एक्सिस के, हाँ यस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, बस खत्म। तो इस तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन है। क्या है ये टॉपिक? अगर आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डन है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डन है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई तो कुछ है ही नहीं सर, कुछ भी नहीं है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। चलो भाई, चलो शुरू करते हैं आगे। अब है बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और आपके लिए मैं एक बात बता देता हूं, दिस इज द लास्ट टॉपिक। आप लगभग 1.5 घंटे के अंदर, 1 घंटा 30 मिनट 35 मिनट जो भी है, इतने बड़े चैप्टर को रिकॉल कर लोगे। अगर आपने क्लास 2 बार देख ली तो याद हो जाएगा, और 3 बार देख ली तो मजा आ जाएगा। चलो सर, एक लास्ट टॉपिक और है लेकिन आसान है। पिछली बार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फैक्टर्स आए हैं, तो इस बार हो सकता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के फैक्टर्स आ जाए। तो आओ शुरू करते हैं। सर वो फैक्टर जो ES इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं,
तो सबसे पहले प्राइस ऑफ गुड, डिमांड में भी यही था प्राइस ऑफ गुड। द सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ ए गुड डिपेंड अपॉन द प्राइस। सप्लाई और इलास्टिसिटी दोनों ही प्राइस पे डिपेंड करती है। इफ द प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीज और डिक्रीज, द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ इट आल्सो इंक्रीज और डिक्रीज। प्राइस बढ़ेगा घटेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी घटेगी। दिस इज द लॉ ऑफ सप्लाई। ऑल्सो द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट मतलब बेटा इलास्टिसिटी की वैल्यू, will depend on the price of the good. ES may be greater than, less than or equals to 1 depending on the price. कह रहे हैं प्राइस पे भी तो आप जितने डायग्राम देखे आप मुझे बताओ ना, हर डायग्राम में अपन प्राइस देख रहे हैं ना, हर डायग्राम में अपन क्या देख रहे हैं, प्राइस। इट मींस प्राइस से भी क्या डिमांड अफेक्ट, सप्लाई अफेक्ट होती है। हाँ, सप्लाई भी अफेक्ट होती है और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी अफेक्ट होती है। दूसरा, सर फ्यूचर में कितना प्राइस होगा। अगर मैं कहता हूं फ्यूचर में ये चीज महंगी होने वाली है, मैं दुकान वाला हूं, तो मैं चाहूंगा फ्यूचर में बेचूं। फ्यूचर में सस्ती होने वाली है तो मैं चाहूंगा आज बिक जाए क्योंकि आज महंगा है। तो फ्यूचर के प्राइसेस से भी तो सप्लाई अफेक्ट होती है, राइट सर। इफ द सेलर थिंक दैट द प्राइस ऑफ द गुड विल इंक्रीज इन द नियर फ्यूचर, देन एट पर्टिकुलर प्राइस एट प्रेजेंट दे वुड वांट टू डिक्रीज। मुझे लगता है फ्यूचर में महंगा होगा तो मैं आज सप्लाई कम करना चाहूंगा। मुझे लगता है फ्यूचर में कम हो जाएगा प्राइस तो आज सप्लाई ज्यादा करना चाहूंगा। हो गई सप्लाई अफेक्ट फ्यूचर के प्राइसेस से एक्सपेक्टेड प्राइस। सर थर्ड, कंडीशन रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए गुड इंक्रीज, भाई इस पेन को बनाने की लागत बढ़ रही है तो कॉस्ट कर्व सिर्फ अपवर्ड, कॉस्ट बढ़ जाएगी। देन क्वांटिटी सप्लाइड गिर जाएगी, वुड डिक्रीज। जाहिर सी बात है भाई, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सब लोग ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई गिर जाएगी, वाइस वर्सा। कॉस्ट अगर गिर गई तो सप्लाई बढ़ा दूंगा, ठीक है। नेचर ऑफ द गुड, द सप्लाई ऑफ अ गुड डिपेंड अपॉन द नेचर। एग्जांपल ऑन द पेरिशेबिलिटी। बेटा पेरिशेबल का मतलब होता है सेल्फ लाइफ, उस सामान की कितनी सेल्फ लाइफ है, मतलब कब तक वो ठीक रहेगा। नॉट सेल्फ, इट इज सेल्फ, SHELF है ना, सेल्फ लाइफ। एंड लंपीनेस, कितनी जल्दी वो खराब हो जाएगा। द मोर द पेरिशेबिलिटी, जितनी जल्दी खराब हो जाएगा, द मोर वुड बी इट्स मार्केट लोकलाइज, उतना छोटा मार्केट होगा, और जितना मार्केट छोटा होगा सप्लाई उतनी कम होगी। जैसे समोसे, मन कर गया क्या खाने का, सर समोसे आज बनेंगे तो आज ही बेच देना, कल तक तो खराब हो सकते हैं, परसों तो बदबू आने लग जाएगी और उसके बाद तो और दिक्कत हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ नेचर पेरिशेबल है, सर एक दिन भी नहीं चलेगा समोसा, सेम डे खा लो भाई। इट मींस इसकी इलास्टिसिटी कम होगी, इसका सप्लाई भी कम होएगा, क्योंकि ज्यादा बनाकर रिस्क क्यों लेना, नहीं बिका तो दिक्कत हो जाएगी। तो नेचर से भी इलास्टिसिटी अफेक्ट होती है कि वो सामान पेरिशेबल है या ड्यूरेबल है। इसका अपोजिट पॉइंट क्या बनेगा बेटा, इसका अपोजिट पॉइंट बनेगा ड्यूरेबल। अगर ड्यूरेबल है, लेट से मैं कहता हूं क्या उठाऊं यहां से, लेट से मैं कहता हूं ये डायरी, डन, ये डायरी। सर ये जो डायरी है क्या ये खराब हो जाएगी क्या, क्या बात कर रहे हो यार, ये डायरी एज इट इज रहेगी। इन शॉर्ट इसकी सप्लाई बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेरिशेबल है तो सप्लाई क्या रखो, कम। एक लास्ट पॉइंट और है बेटा, 5 ही पॉइंट थे इसमें। लेंथ ऑफ टाइम, बेटा वो है टाइम पीरियड वाला। अगर मैं आपको समय ज्यादा दूंगा, आप सप्लायर हो, समय ज्यादा मिलेगा तो आपको सप्लाई एडजस्ट करने का समय मिलेगा, सप्लाई एडजस्ट होएगी, आप अच्छे से भर भर के काम करोगे तो जाहिर सी बात है सप्लाई बढ़ेगी। मतलब समय ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, समय कम तो सप्लाई कम, ये लिखा हुआ है। If the price of a good rise, then by how much would supply rise, or how large will be the price elasticity of supply would depend on the length of time, period of time भी कह सकते हो। Available for necessary adjustment, अगर एडजस्टमेंट हो सकता है तो इलास्टिसिटी ज्यादा, सप्लाई भी ज्यादा, लेकिन एडजस्टमेंट नहीं हो सकता तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। That is why the elasticity of supply in the longer period market would be larger, लंबे समय में लॉन्गर पीरियड मार्केट में इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, वेयर शॉर्टर पीरियड में इलास्टिसिटी क्या होगी, कम। सर बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। इसके अलावा ना बेटा इसमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स करके कुछ बेसिक से टॉपिक है, वो मैंने अभी इंक्लूड नहीं करे हैं। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, एकदम बेसिक लेवल की चीजें हैं। मेन जो कंटेंट था वो भर भर के कराया आपने, खासतौर पे कहीं कहीं जगह तो मैंने लिखा भी है
तो उसे अगर आप, वैसे तो मुझे उम्मीद है पहले से आपके नोट्स बने हुए होंगे, नहीं बने हुए तो वो नोट्स आप जरूर बना लेना, या जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है इस चैप्टर के वो भी आपको चाहिए हो तो आप प्लीज वो जो शुरुआत में आपको दिखाया था ना बैच, इस वाले बैच में जाकर आप सारे नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, वहीं से तो अपने को पढ़ने को मिलता है कंटेंट सारा का सारा। तो ठीक है, आई होप बच्चों कि आपने ये जो 1.5 घंटे का समय लगाया, दिस इज रियली इफेक्टिव। वी डिड नॉट वेस्ट अ सिंगल मिनट, हमने एक सिंगल मिनट वेस्ट नहीं करा, लगातार पढ़े, जो भी टाइम हो रहा है एकदम नॉन स्टॉप, लगातार फुल स्पीड में। मैं जितना बोल सकता था, जितना शॉर्ट समय में ज्यादा से ज्यादा करवा सकता था, उतना करवाया। ये जो आपने अभी क्लास देखी, इसमें आपके पूरा चैप्टर के कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। अब आपकी ड्यूटी है कि एक बार जो आपके नोट्स है, या नोट्स नहीं है तो जो मेरे ये वाले नोट्स है, इसे उठाओ और इसे एक बार पढ़ डालो, और क्लास की जरूरत पड़े तो ये वाली क्लास आप दोबारा देख लो। अब रेगुलर क्लासेस देखने की जरूरत नहीं है, बस मैं यही कहना चाहूंगा। बाकी तो सर और भी चैप्टर के वन शॉट आएंगे क्या? व्हाई नॉट, तुम्हारा रिजल्ट भाई, ये रहे कंधे, ये कंधे नहीं जाने वाले कहीं, इनके ऊपर हो भाई तुम, तुम्हारी जिम्मेदारी। हम हर चैप्टर के वन शॉट लाएंगे, हर चैप्टर। तुम्हारा रिजल्ट चाहिए भाई, और कुछ नहीं चाहिए। कुछ और भी चाहिए तो अपन वो भी लेकर आ जाएंगे। रिजल्ट चाहिए बेटा, रिजल्ट। अल्टीमेट गोल तो ये है ना कि रिजल्ट हो जाए, चेहरे पे स्माइल आए, पेरेंट्स खुश, एक बढ़िया एटमॉस्फेयर हो जाए। जो बच्चा थोड़ा कम भी पढ़ रहा है, मैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा बेटा प्लीज पढ़ो, मजा आ जाएगा। रिजल्ट देखकर जो चेहरे पे स्माइल, हैप्पीनेस, मजा ही आ जाता है। ठीक है, तो चलो बच्चों, थैंक यू सो 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 मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे बताना, है ना? और ठीक है, टाटा, टेक केयर। किसी नई क्लास में मिलेंगे किसी नए कंटेंट के साथ। जब तक शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। ख्याल रखना अपना।